Good morning students, this is your social science class and the chapter is our resources, हमारे स्रोत। सबसे पहले हम टॉपिक जो क्लियर करेंगे व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड एज ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स लाइक सोइल, रॉक्स, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि मिट्टी है, रॉक्स है, पानी है, मिनरल्स है, प्लांट्स है और एनिमल्स। ये सब चीज़ें जो हमें मिलती है वो नेचर के द्वारा मिलती है। दीज ऑल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स, ये जितने भी सोर्सेज हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हैंस यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स we use like food, clothes, furniture, books, transport, etc. are obtained from some of other materials available in nature। देखिए आप देखते भी होंगे डेली यूजेस की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े है, फर्नीचर है, बुक्स है, ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, कुल मिला के हर चीज़ वो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय नेचर। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है संसार में कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये मेरे पास जो बुक है मेरे हाथ में है, ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से कैसे? बुक्स किससे बने हैं, पेज किससे बने हैं, पेड़ से बने हैं। पेड़ कहाँ? प्रकृति की देन है। हर चीज़, एवरीथिंग वी कैन गेट बाय नेचर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्सेज। हर कोई चीज़, वो चीज़ जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो रिसोर्सेज कहलाती है। ह्यूमन बीइंग्स टू आर ए रिसोर्सेज बिकॉज दे आर हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज एंड फाइंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। देखो ह्यूमन बींग्स, मानव भी एक उसमें रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि दैट हैव द, उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है जो डेवलप कर सकते हैं स्किल को, दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज, जिससे कि हम किसी नई चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। तो मनुष्य भी एक प्रमुख रिसोर्सेज में आता है। ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज। देखिए एक चीज़ रिसोर्सेज कब कहलाती है? जब उसका कोई यूज़ होता है। मान लीजिए कोई चीज़ है, अभी इसमें एग्जांपल आएगा। अब हमें पहले पानी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं पता था, लेकिन जब पानी से बिजली बनने लगी तो हमें पता लगा भाई पानी बहुत मेन रिसोर्सेज है। इसी तरह यहाँ देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोयल हैड एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। देखिए कोयला कई लाख वर्षों से धरती पर मौजूद था, लेकिन जब इसकी खोज की गई और जब हमें इसकी विशेषता का पता लगा तब ये रिसोर्सेज कहलाए। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि किसी चीज़ की वैल्यू तभी है जब उसकी हमें यूज़ का पता लगे। अगर कोई मान लीजिए हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोयला पड़ा था, कोयला पहले से ही था यहाँ मौजूद, काफ़ी लाखों सालों से कोयला इस पृथ्वी पर था, लेकिन जब हमें इसका यूज़ नहीं पता था, लेकिन जब इसका यूज़ पता लगा, जब हमें इसकी खोज हुई, तो आज कोयले की जो यूज़ है, कोयले का जो यूज़ है वो बहुत जगह होता है। जैसे बड़े बड़े उद्योगों में कोयले का यूज़ होता है। पहले ट्रेन्स वगैरह जो थी ये भी कोयले से चलती थी। बिजली बनाने में भी कोयले का यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसका उपयोग उचित मात्रा में और सही तरीके से होता है वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। वंस ए थिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स इट इज एक्वायर्ड सम वैल्यूज, और जिसकी कोई वैल्यूज़ भी हो। यानी कि हमें अगर कोई चीज़ यूरेनियम है, यूरेनियम से क्या बनाए जाते हैं, परमाणु बम वगैरह, परमाणु संयंत्र चलाए जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं पता था तब तक हमारे लिए बेकार थी। लेकिन जैसे ही हमें उसके बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में पता चला, हमें उसके यूजेस के बारे में पता लगा, तो वही चीज़ें हमारे लिए फिर क्या हो गई, वैल्यूबल हो गई। ऐसी अब देख लीजिए कुछ मिनरल्स है। अब हम ये देखते हैं जैसे कुछ ऐसे पदार्थ भी, ऐसे सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है, इन सब में अलग अलग डिफरेंस होता है। सोना महंगा होता है लेकिन लोहा इतना महंगा नहीं होता।
कि उसका भी रीज़न क्या है, सोने की क्वालिटी अलग है, लोहे की क्वालिटी अलग है। सोने में जंग थोड़ा ना लगता है, कोयले में उसमें इसमें लोहे में लग जाता है, तो उसकी वैल्यू भी अलग है, उसकी कीमत में और सोने की कीमत में भी डिफरेंस है। तो ये सब जो चीज़ें जब हमें इनके बारे में पता लगता है, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज के स्रोत की वैल्यू क्या है, उनकी कीमत क्या है, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। क्या वैल्यू होती है रिसोर्सेज की? देखिए, देर आर डिफरेंट रीजन टू वैल्यू एवरी रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। एंटरटेनमेंट इज आल्सो ह्यूमन नीड। देखिए, अलग अलग रीज़न होते हैं वैल्यू के, हर चीज़ की अलग अलग कीमत होती है, जैसे उसके यूज़ के आधार पर उसकी वैल्यू को मापा जाता है। जैसे कि कुछ रिसोर्सेज है, जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी फसल है, मिनरल्स, ये इसका एग्जाम्पल है इस तरह की रिसोर्सेज के। एंटरटेनमेंट इज आल्सो ह्यूमन नीड। एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन मनुष्य की आवश्यकता है। सो थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर, इसलिए वे चीज़ें जो हमें प्लेजर मीन्स आराम पहुंचाती है, जो हमें खुश रखती है, और हैप्पीनेस खुशियाँ देती है, इंजॉय देती है, आर आल्सो रिसोर्सेज, जिससे हमें आराम मिले, खुशी मिले, मज़ा मिले, संतुष्टि मिले, वो सब चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, माउंटेन्स, लेक, नेचुरल साइट, डेजर्ट्स एक्सेट्राज आर रिसोर्सेज बिकॉज वी इंजॉय देयर ब्यूटी एंड यूटिलिटी। सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू। देखिए, माउंटेन्स है, पहाड़ है, और जो है झील है, नेचुरल साइट्स है, डेजर्ट्स है, ये सब चीज़ें जिनमें हम इंजॉय करते हैं, उनकी ब्यूटी में इंजॉय करते हैं, उनकी उपयोगिता का इंजॉय करते हैं, इस तरह के रिसोर्सेज इनकी वैल्यू के आधार पर हमें रिसोर्सेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं ये देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले है रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम जान लेते हैं। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इधर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे नंबर 1 पे क्या आ गया हमारा? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इस तरह के स्रोत दैट आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। ये स्रोत वे होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होते हैं, विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, ज़्यादा उसके अंदर हमें काट छाट या उसका मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, उसमें कोई हमें कुछ बदलाव नहीं करना पड़ता। इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। देखो, जैसे पानी है, पानी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, हवा है, सूरज की रोशनी है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, जंगल है, सोइल है, मिट्टी है, जंगली जीवन है, ये सब किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? प्रोवाइड बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। जैसे देखिए, बड़े बड़े जंगल है, मिनरल्स है, बहुत सारे खादान है, मिट्टी है, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब इन्हें मॉडिफाई करके तो बनाया लोहे को और तांबे को और पीतल को और ये सोना, लेकिन ये निकलता कहाँ से? चट्टानों से निकलता है और इसको मॉडिफाई करा जाता है बाद में। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नेचुरल से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है? जो सोर्स हमें नेचर से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, जिसमें ज़्यादा मॉडिफाई ना किया जाए, ज़्यादा बदलाव ना किया जाए, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका
इसमें देखिए, दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में बांट रखा नेचुरल रिसोर्सेज को भी। अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यूज़, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, स्टॉक के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको अलग अलग विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पर्सनल रिसोर्सेज के रूप में इनको क्लासीफाई किया गया। देखिए, अब इसके बाद आता है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नाउन। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी को, जिनकी मात्रा को हम जानते हैं, भाई ये कितनी मात्रा में होंगे। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, ये इस तरह के रिसोर्सेज हम आज यानी वर्तमान काल में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहर रेन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, जो सबसे ज़्यादा कोयला जो है रूहर रेन में है, जर्मनी में है, जर्मनी का एक क्षेत्र है वहाँ है। पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में है। डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेटिन महाराष्ट्र में है। ये सब जो चीज़ें ये क्या कहलाती है? हमें ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज है। एक्चुअल रिसोर्सेज जिसके बारे में हमें, जिसकी मात्रा के बारे में हमें पहले से पता होता है। पर्सनल, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्सनल रिसोर्सेज। पर्सनल, POTEN, पर्सनल रिसोर्सेज। देखिए, पर्सनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? पर्सनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नाउन एंड विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। पर्सनल रिसोर्सेज वो होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं हुज एंटायर क्वांटिटी में नोट भी नाउन, जिनके बारे में हमें पूरी क्वांटिटी के बारे में, उनकी मात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिन्हें हमें भविष्य में यूज़ करना है। यानी कि हमें इसके बारे में इतना नहीं पता होता कितनी मात्रा है, कितनी नहीं है। और इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम पर्सनल रिसोर्सेज कहते हैं। द लेवल ऑफ आवर टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट में नोट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। जो लेवल ऑफ जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी का लेवल है प्रेजेंट में, जो आज तकनीक है, नोट भी एडवांस, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, पर्याप्त नहीं है जो आसानी से इनका यूटिलाइज, इन रिसोर्सेज का सही तरह से यूटिलाइज कर सके, इनका उपयोग कर सके। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज। अभी लद्दाख जो हमारे देश का ही हिस्सा है, लद्दाख, वहाँ पर यूरेनियम पाया गया है, यूरेनियम की संभावना है। वहाँ माना जाता है कि यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा मिलेगा। अभी ये चाइना जो है वो इसीलिए तो वहाँ सोच रहा है कि वहाँ कब्जा कर ले, क्योंकि वहाँ यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसका जो वो है उद्देश्य है चाइना का, वो सोच रहा है कि किसी तरह उस पर कब्जा करके उस क्षेत्र पे, और ये यूरेनियम का जितना भंडार है वो अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन भारत पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार है। उन्हें पता है कि लद्दाख में जो है यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए इसे पर्सनल रिसोर्सेज कहा है। दैट कुड बी यूज, क्योंकि इसका जो यूज़ होगा वो आगे भविष्य में इसका यूज़ होगा। यूरेनियम का यूज़ किस में होता है? यूरेनियम का यूज़ परमाणु संयंत्रों में होता है, परमाणु बम वगैरह बनाने में। ये नहीं है कि परमाणु बम ही बनेंगे उससे। जो आज बिजली की जो समस्या है हमारे देश में, कई बार कई घंटे गायब रहती है बिजली नहीं आती, तो अगर यूरेनियम ज़्यादा होगा हमारे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में है, कुछ देशों में यूरेनियम मिलता है, इसलिए वहाँ बिजली की समस्या नहीं है, वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। बट हमारे यहाँ हम किस पे अधिक डिपेंड है? वाटर पे डिपेंड है ज़्यादा, वाटर से बिजली बनाते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम यहाँ हमें उचित मात्रा मिल गया तो यूरेनियम के द्वारा फिर यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत बड़े बड़े उद्योग चलाए जाएंगे और उससे हमारे परमाणु संयंत्र को चलाने में भी आसानी रहेगी। यूरेनियम का हो गया यहाँ से हाई स्पीड विंड्स, तेज गति से चलने वाली हवा वर पर्सनल रिसोर्सेज थी। 200 साल पहले इसको पर्सनल रिसोर्सेज माना जाता, तेज हवा को चल, लेकिन आज ये एक्चुअल रिसोर्सेज में आती है। नीदरलैंड इज यूजिंग दिस एक्चुअल रिसोर्सेज इन विंड मिल्स टू जनरेट एनर्जी। नीदरलैंड इन रिसोर्सेज को आज यूज़ कर रहा है।
इसके बाद आता है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देखिए, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट। ये किससे प्राप्त होते हैं? नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट से प्राप्त होते हैं। भौतिक वातावरण और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिनमें जान नहीं होती, अजीव जिसे बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ये इन चीज़ों से प्राप्त होती है। जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, रॉक्स है, मिनरल्स आर एबायोटिक रिसोर्सेज। यानी ये स्रोत ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इनमें कौन से एग्जाम्पल है? लैंड है, ज़मीन है, वाटर है, एयर है, रॉक्स है, मिनरल्स है, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं। दे इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रासीज, हर्ब्स। इनमें से क्या क्या प्राप्त होते हैं? हर्ब्स, बड़ी कुछ खनिज पदार्थ, क्रॉप्स, फसलें हैं, जंगली, डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एक्सेट्राज। ये सब चीज़ें जो बायोटिक रिसोर्सेज में आती है, ये जंगलों से संबंधित प्रोड्यूस जो रिलेटेड वो है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फॉरेस्ट से प्राप्त होती है, जंगल से प्राप्त होती है। ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, इसके बाद हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज renewable resources. Some resources have the capacity to produce and regenerate within a period of time. देखिए, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता होती है रिप्रोड्यूस करने की, दोबारा उत्पादन करने की। उनके अंदर एक लिमिट, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के दौरान उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो दोबारा रिप्रोड्यूस किए जा सके, जनरेट किए जा सके। सो दे डू नॉट गेट एक्सयूज्ड इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूज। इसलिए वो एक प्रयोग के बाद फिर वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते। जैसे कि ये रिसोर्सेज, जैसे सनलाइट है, सूरज का प्रकाश है। अगर आपने सोलर पैनल देखा है, सोलर पैनल लगा देते हैं, ये तो नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा। सोलर पैनल है, एक बार यूज़ किया तो बार बार सूरज की रोशनी ख़त्म होने वाली नहीं है। सनलाइट, इसमें सनलाइट को यूज़ किया था। हवा है, हवा के द्वारा भी तुमने देखा होगा पवन चक्की वगैरह चलाई जाती है। वाटर है, पानी है, सैंड है, रेत, ये सब चीज़ें ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, इनका बार बार यूज़ किया जा सकता है। इन्हें क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे इंक्लूड द बायोटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इनमें क्या क्या शामिल किया जाता है? बायोटिक रिसोर्सेज को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स को भी शामिल किया जाता है, एनिमल्स और ह्यूमंस भी इसमें शामिल होते हैं। इनका यूज़ बार बार किया जा सकता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये इसके जस्ट अपोजिट है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें जैसे किसी चीज़ को बार बार यूज़ किया जा सकता है, इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। सम रिसोर्सेज गेट कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड आफ्टर यूज़ एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं
और उनको दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। वंस द स्टॉक ऑफ दीज रिसोर्सेज आर एग्जिस्ट दे मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड टू रिप्लेस। एक बार इस तरह के रिसोर्सेज जब ख़त्म हो जाते हैं तो हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा से बनने में। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड, इन रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, क्या क्या चीज़ें इन्हें कहा जाता है एग्जांपल के लिए, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, फ्यूल्स है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है। ये सब चीज़ें जो है हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड की जाती है। ऑन द बेसिक ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी buckets of localized resources that are found everywhere like the air we breathe। इस तरह के जो है वो हर जगह पाए जाते हैं जहाँ हम सांस लेते हैं यार। एब्यूटिक्स बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो एक निश्चित स्थान पर पाई जाती है आर लोकलाइज, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, ये एक निश्चित समय एक निश्चित स्थान पर मिलती है, एक निश्चित राज्य में। जैसे कोयला है सबसे ज़्यादा झारखंड में या बिहार की तरफ, उड़ीसा की तरफ, ये यहाँ ज़्यादा मिलता है। अब दिल्ली में तो कोयला अगर खोदोगे तो दिल्ली में थोड़ा ना कोयले की खान है, तो इनके लिए निश्चित जगह होती है जो जहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। पेट्रोल भी कहीं अलग मिलता है, बॉम्बे हाई में पेट्रोल निकलता है, कहीं पे खनिज ज़्यादा है, कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा है, बहुत सारी जगह एक कहीं पेट्रोल भी निकलता है हमारे देश में। और लोहा जो अयस्क बोलते हैं इसको, आयरन वगैरह, ये आपको उड़ीसा और आसाम वगैरह की साइड में वहाँ है, एक इनका निश्चित जगह है, वहाँ ये चीज़ें मिलती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड, ये इनका जो बंटवारा वो निर्भर करता है वो अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक, इनके फिजिकल फैक्टर्स पे, क्लाइमेट पर, और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है, किस तरह का वहाँ पे ज़मीन है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर इसको डिपेंड करती है कि ये चीज़ें वहाँ मिलती हैं। हर जगह हर चीज़ नहीं मिल सकती, जैसे यूरेनियम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ देशों में यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ देशों में पेट्रोल है, जैसे सऊदी अरब है, ईरान वगैरह है, यहाँ पर तेल ज़्यादा है। हमारे यहाँ कुछ रिसोर्स ज़्यादा मात्रा में, जैसे लोहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा मिलता है। कुछ देशों में सोने की खान ज़्यादा है। तो हर देश के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ की ज़मीन के अकॉर्डिंग, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, ये सब बेकार है। आदमी नहीं होगा तो उसका यूज़ कौन करेगा? इन सब रिसोर्सेज का यूज़ कौन कर रहा है? मनुष्य तो कर रहा है, कोई जानवर तो कर नहीं रहा है। हम इनका रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हम ही इनको नए नए उद्योग उसमें लगाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। जो लोग होते हैं सब बेस्ट से बेस्ट, जो नेचर से जो चीज़ मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनका सही इस्तेमाल मनुष्य करता है। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उन्हें ज्ञान होता है स्किल एंड टेक्नोलॉजी का, वो ये करते हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य को एक स्पेशल रिसोर्सेज के रूप में माना जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग जो है उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज में किस चीज़ को शामिल किया जाता है? लोगों की मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा और क्वालिटी। ये भी अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों की जनसंख्या से मतलब है, लोगों की संख्या कितनी है, कितनी अधिक संख्या में लोग मिलते हैं। और क्वालिटी से अगर हम मतलब निकालते हैं तो उनकी फिजिकली और मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है। किसी किसी देश में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वालिटी कम होती है। किसी किसी में क्वालिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, वहाँ पर क्वांटिटी तो है बट क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ज़्यादा है। तो वहाँ लोगों को बाहर से बुलाया जाता है। रिसोर्सेज का यूज़ तभी तो होगा जब लोग अधिक मात्रा में होंगे। वी मीन द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए लोगों में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, लोगों की क्वालिटी में सुधार करके, सो दैट, ताकि दे आर एबल टू क्रिएट, वे समर्थ हो सके टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और अधिक रिसोर्सेज को जानने में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो सके।
ओके, ये बेटा आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। थोड़ा सा ये रह गया है, ये भी एक टॉपिक हो रहा है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसे भी समझ लीजिए। दिस रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जैसे सड़कें हैं, ये सड़कें जो है ये प्रकृति की देन नहीं कि सड़कें प्रकृति ने बना दी आके, नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। दिस रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स द मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। हाँ, इनसे रिलेटेड मटेरियल तो एनवायरनमेंट में होता है, लेकिन उनको मॉडिफाई करने के बाद, अब जैसे पंखा है, फैन है, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, हम यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेबल है, टेबल हमें प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिली है, प्रकृति से हमें लकड़ी मिली है, बट हमने इसको मॉडिफाई करने के बाद इसको हमने एक टेबल बना दिया, कुर्सी बना दी, चेयर बना दे, और नई नई जो चीज़ें बनाई है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जो मनुष्य अपनी एबिलिटी से, अपने फिजिकल एफर्ट से, अपनी क्वालिटी से इन सब चीज़ों को बनाता है। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, जैसे बिल्डिंग्स है, मशीन्स है, टूल्स है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स विच आर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सब एक ऐसे एग्जाम्पल है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ओके बेटा, इसके बाद आपका द प्रोडक्टिविटी है, द रेट ऑफ विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। यूज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है जो नेचर से मिलते हैं, लेकिन अगर हम उसका टेक्निकल रूप से यूज़ करते हैं तभी उसकी वैल्यू को समझा जाता है। पॉलिटिकली रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, एंड द हमारे पास बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सबको कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनका हमें ये नहीं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये दोबारा रिन्यूएबल नहीं होगा। केयरफुली यूज, हमें इन रिसोर्सेज का बड़े ध्यान से केयरफुली यूज़ करना है। टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन बोला जाता है। बैलेंसिंग, जैसे वाटर भी है, पानी भी है, पानी को हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में देखा जाएगा तो दिन पे दिन पानी कम होता चला जाएगा और फिर पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें पानी को भी कंजर्व करनी चाहिए। एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं इनको कंजर्व करने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए। ईच वन कैन कंट्रीब्यूट टू इट बाय रिड्यूस कंजप्शंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कम से कम इस्तेमाल करें। बिजली है कि आ रही है तो हम कमरे में नहीं बैठे तो हम बिजली बिना बात की यूज़ कर रहे हैं। पानी हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें रोकनी होगी। अगर हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना होगा, और कोई चीज़ अगर वो, ये नहीं है कोई चीज़ अगर ख़राब होगी उसे फेंक दी, उसका रिसाइकल करना चाहिए, हमें दोबारा उसका यूज़ करना चाहिए विदाउट डैमेजिंग बिन, ताकि पर्यावरण को उसका नुकसान ना हो। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयरफॉर, इसलिए इट इज एसेंशियल, आगे आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा डेवलपमेंट। इसलिए ये ज़रूरी है वी यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए सस्टेनेबल मैनर्स। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति का दोहन कम से कम करें, प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। कंजर्व द वेराइटी स्पेसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव है जिनका संरक्षण करें, जैसे टाइगर है, बंगाल टाइगर वगैरह, और बहुत से जीव जंतु ऐसे जिन्हें मारा ना जाए, उनको संरक्षित किया जाए। डोंट कोज एनी हार्म टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, और किसी भी तरीके से प्राकृतिक एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाया जाए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको कराए जाएंगे। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।